टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे होता है। देखो ऐसा है कि अगर मैं बात करूं हायर लेवल की प्रीमियम हाई लोगों को लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टर्म इंश्योरेंस एक अफोर्डेबल प्लान होता है जो कि नॉर्मली बाकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है या बाकी जो इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हुँ। उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सस्ता होता है। राहुल भाई मेरे को ये बताइए कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग तो यंग हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा आजकल इवन। देखो डरे हैं जिम करे हैं वो आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये फेमस तो हो रहा है लेकिन टर्म इंश्योरेंस या मतलब डेथ जो है फैमिली में या किसी भी पर्सन के साथ कभी ये कह के नहीं आती कि भाई ये जिम करता है तो इसको नहीं होगा या हुँ, इसने जिम नहीं किया तो इसको बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, तो जिम करने वाले को भी बीमारी हो सकती है और जिम ना करने वाला भी हेल्दी रह सकता है। लोगों को ये लगता है कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें क्लेम रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा देखिए, क्लेम रिजेक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। कई-कई केसेज़ में देखा जाता है कि क्लेम रिजेक्शन हो रहे हैं। अब वो कौन से केसेज़ हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, उसको भी समझना ज़रूरी है हुँ। कि जहाँ पर मान लीजिए कस्टमर ने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है, वहाँ पर क्लेम रिजेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके। अच्छा राहुल भाई, टर्म इंश्योरेंस के लेके लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि कौन सी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस अच्छा है या टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखो, मैं बता देता हूँ मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं वैसे तो, बट क्या है कि टर्म इंश्योरेंस को लेके हमें समझना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस एक्चुअल में नीड क्यों है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम टोटल जो भी डाउट्स हैं लोगों के, जो मिथ हैं, उनको ख़त्म करेंगे। टॉप मोस्ट 10 मिथ्स होते हैं एंड सबसे मेन चीज़ जो है, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आपको समझना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस आप ले किस लिए रहे हैं, राइट? हुँ, राइट। तो चलिए बात करते हैं 10 मिथ्स के बारे में। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। मेरा नाम राहुल जैन। और मेरा नाम है प्रीतम और आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के 10 मिथ के बारे में। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। राहुल भाई, लोगों के अकॉर्डिंगली हमारा पहला मिथ ये है कि टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे होता देखो ऐसा है कि अगर मैं बात करूं हायर लेवल की प्रीमियम हाई लोगों को लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टर्म इंश्योरेंस एक अफोर्डेबल प्लान होता है जो कि नॉर्मली बाकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है या बाकी जो इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स है। उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सस्ता होता है। आपने कई बार एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा कि 1 करोड़ का प्लान आप 500 रुपीज से स्टार्ट करके ले जी, सकते जी। हो। तो उस तरीके के मार्केट में प्लान्स हैं, तो अगर आप भी देखें तो अफोर्डेबल रहता है। काफ़ी लोग इसको लेते हैं और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को इवन प्रोटेक्ट करते हैं इस प्लान से। आपके अकॉर्डिंगली अगर टर्म इंश्योरेंस सस्ता होता है तो लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्यों होते हैं इस चीज़ को लेके? देखिए, होता क्या है कि जब टर्म इंश्योरेंस की बात होती है तो लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को अर्ली एज पे नहीं समझते हैं। हुँ, उनको लगता है कि आज नहीं मैं कल ले लूँगा, अभी प्रीमियम मेरे से नहीं पे कर पाऊँगा, राइट? तो होता क्या है, धीरे-धीरे एज बढ़ जाती है और कहीं न कहीं वो जब 35 या 40 की एज में होते हैं उनको प्रीमियम ज़्यादा लगने लगता है। बेटर सॉल्यूशन क्या है इसके लिए जो लोगों को समझना चाहिए, अगर वो अर्निंग शुरू कर चुके हैं अपने लाइफ के अंदर, 2 साल 3 साल ऑलरेडी हो चुका है उनको काम करते हुए, कमाते हुए, तो उस टाइम पर उनको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। मतलब कि अर्ली एज पे टर्म इंश्योरेंस बाय कर लेना चाहिए, जिससे कि कम प्रीमियम पे वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बाय कर सकें और प्रीमियम भी उनका कम जाएगा। तो ये एक मीन्स बेटर सॉल्यूशन है। हाँ। मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग बाग अपना गोल्स तो सेट कर लेते हैं बट सेट करने के साथ-साथ उनको टर्म इंश्योरेंस भी हाँ, सेम प्लान टाइम करना पे चाहिए लेना। अर्ली एज पे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, जल्दी लेने में ही फ़ायदा है। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। राहुल भाई, हमारा दूसरा मिथ ये था, लोग अपने अकॉर्डिंगली ये सोचते हैं कि फैमिली में जो अर्निंग पर्सन होता है, सिर्फ़ उसी को ही टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। क्या ये सही है? देखिए, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर ऐसा लोग सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे को अपनी फैमिली में अपने स्पाउस को भी साथ में कंसीडर करना चाहिए, अपने वाइफ को भी कंसीडर करना चाहिए, ओके। क्योंकि समहाउ उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों की कॉस्ट मतलब उनको मैनेज करने की कॉस्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने साथ-साथ फैमिली मेंबर में अपनी वाइफ को, अपनी स्पाउस को भी ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जहाँ तक मुझे पता है तो कंपनी तो सैलरी स्लिप्स वगैरह या इनकम सोर्स तो माँगती है बिल्कुल, उस केस बिल्कुल में। ठीक कहा आपने। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, लेकिन इसी पॉइंट को मैं आपको और थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ हुँ, कि ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जब भी टर्म इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो हम वाइफ को अगर ऐड कराना चाहते हैं, तो हमें एक सैलरी स्लिप या उनको एक सैलरी दिखाना होगा। बट कुछ कंपनी मार्केट में ऑप्शन ऐसा भी देती है कि अगर ब्रेड अर्नर पर्सन है, जो अपने लिए पॉलिसी ले रहा है,
ठीक है, तो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को कवर करने के लिए 50% ऑफ द सम एश्योर्ड वो अपनी वाइफ को भी कवर करा सकता है अपनी पॉलिसी के अंदर ही। जैसे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं मतलब कि आप अपने साथ अपनी वाइफ को भी कवर करा रहे हो, तो दोनों के लिए इंश्योरेंस कवर एक ही पॉलिसी में हो जाता है। तो ये एक बेटर सॉल्यूशन है जो कि काफी सारे लोगों को नहीं पता होता टर्म इंश्योरेंस लेते। मींस अर्निंग शो करने की अर्निंग रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, अर्निंग शो करने का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके। तो मेन पर्सन जो है, जो अर्निंग कर रहा है, उसको अपना ही डॉक्यूमेंटेशन के ब्याह पे अपनी वाइफ का पॉलिसी भी मिल जाता है। राहुल भाई ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी क्लियर करी आपने, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी क्लियर नहीं थी, तो इस बात का मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। एंड बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। राहुल भाई, हमारा जो अगला मिथ था वो ये था कि लोग बाग ये सोचते हैं कि जब हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की साइड से तो हमें इंश्योरेंस मिला ही हुआ है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है फिर टर्म इंश्योरेंस की, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही आपने पकड़ा ये चीज़, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाई मैं जिस कंपनी में वर्किंग हूँ ना, उस कंपनी से मुझे टर्म इंश्योरेंस मिला हुआ है, जिसे हम ग्रुप टर्म इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये लगता तो है, लेकिन अब एक चीज़ समझो कि एक पर्सन जो किसी कंपनी के साथ वर्किंग है, वो कितने साल वर्किंग रहेगा? 2 साल, 3 साल, 5 राइट साल राइट, मोस्ट ज़्यादा से प्रॉब्ली, ज़्यादा 5 ठीक है? साल। 5 साल मतलब अगर बहुत ज़्यादा रिटेन करेगा तो 10 ईयर्स तक, राइट? बिल्कुल। बट अगर मान लो उस 5 साल, 10 साल के बीच में अगर वो पॉलिसी में था, तब तक तो कवरेज थी उसकी। लेकिन अगर 10 साल के बाद या 5 साल के बाद वो कंपनी स्विच करता है या कंपनी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करता है, तो उसको बाद में जाके अपना टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें एक तो ड्रॉबैक ये हुआ कि जब वो बाद में अपना टर्म इंश्योरेंस लेगा, जिसे पर्सनल टर्म इंश्योरेंस बोल सकते हैं, तो पर्सनल पॉलिसी लेने के लिए उसको प्रीमियम हाई पे करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन है कि वो आज अपना पर्सनल पॉलिसी ले, जिससे कम प्रीमियम पे अपना मैक्सिमम कवर ले सके। ठीक है, दूसरी चीज, अब मान लो उस 5 साल 10 साल के बीच में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, उसको मान लीजिए मतलब बीपी शुगर जैसी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ओके। या कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो गई, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, तो अगर उस टाइम पे वो टर्म इंश्योरेंस लेने जाएगा, तो कंपनी उसके प्रीमियम के ऊपर लोडिंग लगा देगी, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगी, ओके। जो उसके लिए कहीं ना कहीं एक दोबारा से ड्रॉबैक है कि उसको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा वहां पर, राइट? तो ये दो चीजों को बड़ा ध्यान रखना है अगर जो लोग कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि हमारा इंश्योरेंस तो पॉलिसी कवर है कंपनी से, बट यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी में कवर है, वो अच्छी बात है, वो एक सेकंड सब्स्टिट्यूट हो सकता है आपके लिए, फैमिली के लिए। बट मेरा सजेशन ये होगा आप सबके लिए कि यहाँ पर आपको अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी लेकर रखनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस, जिसे आप अपने लिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ, राइट? मे बी शायद मैं आपको क्लियर कर पाया। जी जी ठीक है, जी। तो यहाँ पर बहुत बेटर ऑप्शन ये है कि आप अर्ली एज पे ले लीजिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और दूसरी चीज, आपको आज अगर आप हेल्दी हैं तो ही टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, कल को अगर कोई प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होगी, टर्म इंश्योरेंस मिलना भारी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि आपके अकॉर्डिंगली बंदे के पास अपना पर्सनल टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा चौथा मिथ ये था कि हमें जैसे जो भी हम टर्म सेलेक्ट करते हैं 35 साल 40 साल, जब बंदा सरवाइव कर जाता है तो उसके बाद उसको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, तो क्या ये सही है? देखो, जहाँ तक आपने पूछा मेरे से ये वाली बात, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैच्योरिटी बेनिफिट नॉर्मली प्लान्स में नहीं मिलता है, बट कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो अगर आज कोई भी पर्सन टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहा है, तो एक तरीके से वो फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कि आपके ना रहने पर अगर आपके साथ कोई डिमाइज हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। मींस right? एक बैकअप है, एक बैकअप प्लान कह सकते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज कोई पर्सन 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से ही उसकी फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, राइट? जहाँ पर वो रह रहा है, जो उसका लाइफस्टाइल है, उसके बच्चों का एजुकेशन है, वो सारी चीजें उसके हिसाब से डिजाइन की हुई है, मतलब उसी हिसाब से प्लान की है जितनी उसकी अर्निंग है। लेकिन समहाउ अगर कल को उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, डेथ हो जाए, तो वो 1 लाख रुपए जो वो कमा रहा था अपनी फैमिली के लिए, तो वो कहाँ से आएगा? आप सोचा, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, राइट? तो यहाँ पर कंपनी उसको लमसम एक अमाउंट दे देगी, लेट्स से 1 CR, ठीक है, 1 करोड़ रुपया उसको फैमिली को मिल गया। अब उस 1 करोड़ से उस फैमिली को सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब कि वो सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल बैकअप है हमारा टर्म इंश्योरेंस, राइट? तो हालांकि ये प्लान हमारे को मैच्योरिटी पे इतना ज्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए, बट आज अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो आज से लेकर अपने पॉलिसी टर्म तक 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी मैंने पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया है, वहां के बीच में अगर मेरे साथ कुछ हुआ, तो कंपनी उसमें यहाँ पर कवरेज दे देती है। तो मेन चीज आपको ये समझनी है
कि यहाँ पर आपको टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनिफिट वाला ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है, नहीं देखना है। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में होता है कि यार मैं सर्वाइव हो गया और मेरा पैसा वेस्ट हो गया, तो राइट। कुछ-कुछ कंपनीज़ ने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ज़्यादा प्रीमियम पे करके अपना प्रीमियम को रिटर्न भी ले सकते हो, जिसे टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलते हैं। ओके। तो ये मार्केट में ऑप्शंस है, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप नॉर्मल प्लान लीजिए, मैच्योरिटी बेनिफिट वाले प्लान्स पे ना जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। हायर लेवल पे प्रीमियम यस चला यस जाएगा, यस। राइट? तो बेटर है, जैसा कि मैंने बताया, कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो नॉर्मल प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए, विदाउट ड्रॉप, मतलब विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान लीजिए। तो ये ओके। मेरा सजेशन है ऑडियंस के लिए भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि टर्म इंश्योरेंस हमको रिटर्न ऑफ प्रीमियम पे ना जाके सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। राइट। तो बढ़ते हैं अपने अगले मिथ की तरफ, मिथ नंबर 5। तो राहुल भाई मेरे को ये बताइए कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग तो यंग हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा। आजकल इवन एक लाइन भी फेमस है उनके अकॉर्डिंगली, डरे हैं जिम करे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, डरे हैं जिम करे हैं, वो आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये फेमस तो हो रहा है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस या मतलब डेथ जो है फैमिली में या किसी भी पर्सन के साथ कभी ये कह के नहीं आती कि भाई ये जिम करता है तो इसको नहीं होगा, या इसने जिम नहीं किया तो इसको बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। राइट। तो जिम करने वाले को भी बीमारी हो सकती है और जिम ना करने वाला भी हेल्दी रह सकता है। मतलब ये फैक्ट मतलब है, मिस हैपनिंग या फिर बीमारी कभी भी किसी को लग बता सकती के नहीं आती। राइट। है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। आपको टर्म इंश्योरेंस अर्ली एज पे ले लेना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया। ओके। दूसरा, यहाँ पर आपको समझना है कि यार बीमारी किसी को बता के नहीं आती। इवन आपने न्यूज चैनल्स जब भी आप ओपन करते हो तो कहीं ना कहीं आप सुनते हो कि लोग हेल्दी थे, जिम भी जा रहे थे और कैंसर हो गया। राइट। और इवन मतलब मैं आपको सिंपल वे में बताना चाहता हूँ, इवन जो लोगों के पास अच्छा खासा पैसा भी है ना, बॉलीवुड एक्टर्स, उन लोगों को भी बीमारी ने नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने पर्सनल डॉक्टर्स भी रखे हुए पर्सनल हैं, डॉक्टर्स भी इवन वो रखे हुए लोग भी। हैं। राइट जी। राइट। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ कल को कौन सी मिसहैपनिंग या कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। बिल्कुल। चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, चाहे वो इमीडिएटली कोई मिसहैपनिंग है। राइट। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस, इवन आपको ही समझना है, आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आपके लिए नहीं है, ये आपकी फैमिली के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए है। कल को आप जो अर्निंग कमा रहे हो, अगर वो अर्निंग फैमिली में बंद हो जाए तो वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, आपकी फैमिली को लमसम पैसा दे सके, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। राइट। तो यहाँ पर आपने अगर ये चीज माइंड में डाल ली कि भाई ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ ना, ये मैं अपने लिए नहीं दे रहा हूँ, अपने सुख चैन के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपने फैमिली के सुख और चैन के लिए दे रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अगर आपने डाल दिया अपने दिमाग में, तो टर्म इंश्योरेंस का महत्व और उसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। और ज्यादातर लोगों को ये अर्ली एज में नहीं होता, बाद में होता है, और प्रीमियम भी ज्यादा पे करते हैं, और बीमारी होती है तो लोडिंग भी पे करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी में, जहां पर लोग इस तरीके की गलती करते हैं और बाद में कहते हैं यार शायद मैंने पहले ले लिया होता। तो मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर लोग ये प्रॉब्लम में आते हैं, दिक्कत में आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टर्म इंश्योरेंस को बहुत लाइटली लेते हैं, लेना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि अभी नहीं, मैं अगले साल ले लूंगा, अभी मैं पे नहीं कर पाऊंगा। बट मोस्टली आपको ये समझना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस जब भी आप सोच रहे हैं तो उसी टाइम इमीडिएटली आप 10-15 दिनों के अंदर या हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको फैमिली के साथ डिस्कस करके कितना अमाउंट लेना है, क्या आपकी कैपेसिटी है, कितना सम एश्योर्ड आपके लिए बेटर होगा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, तो इसके पूरे जितने भी मतलब पॉइंटर्स होते हैं या जो भी इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसको समझ के अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। इवन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको टर्म इंश्योरेंस लेने में प्रॉब्लम, कंफ्यूजन होती है, तो मेरी टीम भी आपको इसके अंदर सपोर्ट कर सकती है। नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नंबर, और यहाँ पर आप कॉल करके आप मेरी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस की जो अदर डिटेल्स हैं उसको भी अगर आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दूंगा, जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर समझ आ जाए कि टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें हैं, कैसे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। इवन आप लोग देखना चाहते हैं प्रीमियम कैलकुलेटर के लिए, तो मैं प्रीमियम के लिए आपको एक स्क्रीन शॉट भी दे दूंगा, आप नीचे एक लिंक भी दे दूंगा, सॉरी।
तो उस लिंक पे जाकर भी आप अपने लिए अपना प्रीमियम चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में कितना प्रीमियम देना होगा और कितने लंबे समय तक आप इसको कवरेज ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है और कहीं ना कहीं वो एक अलग दूसरी बेकार कंपनीज में या दूसरे ऐसे प्लान्स के अंदर चले जाते हैं जहां पर प्रीमियम भी ज्यादा देते हैं और उतना ज्यादा फायदा भी नहीं होता। सो बेटर है आप गाइडेंस के साथ जाइए और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी। तो यही सारी चीजें हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टर्म इंश्योरेंस लोगों के लिए ज़रूरी है और अर्ली एज पे लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर रखनी चाहिए अपने लिए। आप किस चीज़ का वेट करें, डिस्क्रिप्शन में जाके अपने लिए अपना टर्म इंश्योरेंस बाई कीजिए। तो राहुल भाई हम छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठा मिथ जो है हमारा, लोग बाग ये सोचते हैं कि सारे ही टर्म इंश्योरेंस इक्वली होते हैं, तो कोई भी हमारे लिए तो कोई भी टर्म इंश्योरेंस कर दीजिए, हमारे लिए तो सारे ही सेम हैं और सारे एक बराबर है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ऐसा होता है कि कस्टमर जब भी इस प्लान को टर्म इंश्योरेंस को लेने की सोचता है तो उनको ये लगता है कि सारे टर्म इंश्योरेंस सेम है या उसके बेनिफिट सेम है। बट यहाँ पर आपको समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आपकी मान लीजिए कोई अदर रिक्वायरमेंट है, सामने वाला पर्सन जो दूसरा पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो इसमें अलग अलग राइडर्स होते हैं जिसे हम एड ऑन बेनिफिट बोलते हैं। ओके। ठीक है, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, किसी को मान लीजिए प्लान चाहिए जो कहता है कि भाई मुझे एक्सीडेंटल राइडर चाहिए जिसमें डबल सम एश्योर्ड पे होता है, राइट। कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिसके अंदर वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट भी होता है, उसका राइडर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो कस्टमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कस्टमर को कितनी पेइंग कैपेसिटी है और कितना कस्टमाइज कराना है उसके अकॉर्डिंगली प्लान चूज करना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी कंपनी का कोई भी प्लान उठा के ले लें, राइट। तो इसका रिसर्च प्रॉपर उसकी समझने की जरूरत है कि आप जब भी टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप थोड़ा रिसर्च करें कौन सा प्लान आपके लिए बेटर है, सुटेबल रहेगा, तो उसके बाद ही जाके अपना टर्म इंश्योरेंस ले। यहाँ पर मेरा यही सजेशन है लोगों के लिए। प्लस आप यहाँ पर समझे कि टर्म इंश्योरेंस जो है बिना राइडर्स के भी ले सकते हैं, जो कि प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, ऐसा कुछ। इसके लिए आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। हाँ, फाइनेंशियल एडवाइजर के बिना, हाँ, अच्छी गाइडेंस दे सकते। राइट राइट। फाइनेंशियल एडवाइजर के बिना कुछ इस तरीके से समझो कि हम अपने पेट का दर्द तो ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन हम डॉक्टर के पास ना जाके हम डायरेक्ट केमिस्ट के पास चले जाते हैं, खुद ही डॉक्टर बन हाँ, जाते हैं। खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं लोग ना। तो ऐसा नहीं है कि आप वो गलती करें। बेटर है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लें और तब जाके अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लें, राइट। आपके अकॉर्डिंगली पॉलिसी में राइडर्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर जो टर्म इंश्योरेंस है वो डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंट होता है, कस्टमाइज करना पड़ता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके। तो दोस्तों आप लोगों ने भी देखा एंड सुना, तो सारे टर्म इंश्योरेंस सेम नहीं होते, तो बिल्कुल आप उस पर रिसर्च करके अंधाधुंध कोई भी टर्म इंश्योरेंस ना लें। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 7। हमारा जो 7वां मिथ ये था कि लोगों को ये लगता है कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें क्लेम रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा देखिए, क्लेम रिजेक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होते हैं, कई कई केसेस में देखा जाता है कि क्लेम रिजेक्शन हो रहे हैं। अब वो कौन से केसेस हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसको भी समझना जरूरी है कि जहां पर मान लीजिए कस्टमर ने अपनी कोई इंफॉर्मेशन गलत दी है वहां पर क्लेम रिजेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके। अब नॉर्मली जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या क्या चीजें हमसे भरवाई जाती हैं, कौन कौन सी डिटेल हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी होती है, तो बेटर ये है कि आप अपने सामने ही वो सारी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, राइट। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो डिटेल्स डाली जा रही है वो आप ही के बिहाफ पे कल को क्लेम रिजेक्शन में या क्लेम के अप्रूवल में वो काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, डिटेल्स, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जिनको हम बेसिक डिटेल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अलावा आपके कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितने टाइम से अर्न कर रहे हैं, आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, राइट। तो उसके अलावा आपके कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि आप हेल्दी है नहीं है, आप स्मोक ड्रिंक करते हैं नहीं करते हैं। Okay. तो इस तरीके के जो क्वेश्चनियर्स होते हैं वो प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपर फिल्ड करेंगे तो आपका फ्यूचर में जाके कभी कुछ इस तरीके का मिसहैपनिंग होता है और आपकी फैमिली को उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लेम रिजेक्शन नहीं होगा, राइट। तो कंपनी क्या कहती है कि जब भी अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, आज हमने टर्म इंश्योरेंस लिया, अब हमने 40 साल की पॉलिसी ली, अगर 10 साल के बीच में मेरे को या जो भी टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहा है 10 साल के बाद उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक डिक्लेरेशन के रूप में आपको कंपनी को एक मेल डाल देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा मेरे को प्रॉब्लम हुआ है, और बाद में कल को अगर कोई क्लेम आए
तो कंपनी उसको कंसीडर करके उसको अंडरस्टैंड करे कि हाँ इस पर्सन ने पॉलिसी लिया था 10 साल पहले, आज उसने मुझे इन्फॉर्म भी कर दिया कि आज इसको शुगर का प्रॉब्लम हो गया या XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है जो अपनी पॉलिसी ले रहा है वो बिल्कुल फेयर है अपनी साइड से, अपनी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दे रहा है, राइट। जी। तो फ्यूचर में जाके उसका क्लेम रिजेक्शन बच सकता है, मतलब कि नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। बट यहाँ पर अगर आप कंपनी को आप पॉलिसी लेने के बाद बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ ओके है, और उस बीच में आपने ड्रिंकिंग भी स्टार्ट कर दी, स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दी, तो कल को हो सकता है कंपनी को ये डाउट हो कि यार इसने ऐसा तो नहीं है कि वो छुपाया तो पॉलिसी लेने से पहले से वो करता हो, राइट। राइट। तो पॉलिसी लेने के बाद अगर आप कोई भी ऐसा इंसिडेंस या कोई भी ऐसी चीज ऐड ऑन करते हैं या होती है आपकी हेल्थ रिलेटेड, तो वो आपको इन्फॉर्म करना बेटर एक सॉल्यूशन होता है। ये आपको इवन मार्केट में कोई बहुत जल्दी से नहीं बताता, क्योंकि बिल्कुल। डीप स्टडी से हमने समझा है, डीप स्टडी से हम लोग एडवाइस करते हैं लोगों को कि ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप इन्फॉर्म करो और बाद में अपने क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। आपके अकॉर्डिंगली पॉलिसी लेने हाँ। से पहले हमें एट द टाइम ऑफ परचेसिंग पॉलिसी सारी चीजें डिस्क्लोज करनी करनी रहती है, प्रपोजल फॉर्म में, राइट राइट। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब हम पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें ये भी समझना है कि कौन सी कंपनी का क्लेम रेशियो ज्यादा है, तो हमें हायर क्लेम रेशियो वाली पॉलिसी ही लेनी चाहिए। अगर मान लो किसी कंपनी का क्लेम रेशियो जो है 90% है और किसी का 98% है, तो ऑब्वियसली आपको भी समझ आएगा कि हम 98 वाली ही चूज करें, राइट। तो ये भी हमें कंसिडर करना चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है किसी कंपनी का। अच्छा, यानी आपके अकॉर्डिंगली ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, राइट। राइट। बढ़ते हैं अपने 8वें मिथ की ओर। राहुल भाई, लोग बाग ये सोचते हैं कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वही बेनिफिशियल होती है, तो क्या ये कहाँ तक करेक्ट है? देखिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कस्टमर के हिसाब से जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है। अगर उनकी ऑब्लिगेशन ज़्यादा लंबे समय के लिए है तो उनको लंबे समय के लिए पॉलिसी लेना चाहिए। मान लीजिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का एजुकेशन प्लान करना है, अपना रिटायरमेंट उन्होंने प्लान करना है, तो उनकी ऑब्लिगेशंस जितने लंबे समय के लिए है उतने लंबे समय की उनको पॉलिसी लेनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरी 60-65 तक है, बट यहाँ पर उसके बावजूद भी लोग 80-85 तक का टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमारे साथ अगर कल को कोई भी मिसहैपनिंग होती है, नॉर्मल मिसहैपनिंग या किसी भी तरीके से, तो मेरी फैमिली को कुछ अमाउंट मिल जाएगा। तो ये भी लोगों के माइंड में एक पॉइंट होता है। बट यहाँ पर आपको समझना है कि आप अगर कम प्रीमियम देना चाहते हैं और उसके हिसाब से अपनी ऑब्लिगेशंस को समझते हुए पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो कम प्रीमियम में कम समय के लिए भी पॉलिसी बाय कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ही पॉलिसी बेनिफिट देती है, शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट दे सकती है अगर आपकी ऑब्लिगेशंस उसके अकॉर्डिंगली प्लान की गई है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही बता सकता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो प्लान कर रहा है, कब वो बाद में जाके सारी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने वाला है। तो वो समझ के ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई भी प्लान चेप दिया या लंबे समय के लिए सारी पॉलिसी दे दी, वो कहीं ना कहीं एक गलत एक डायरेक्शन होती है पॉलिसी बाय करने के लिए। एग्जैक्टली, यानी कि हर पर्सन की नीड्स अलग अलग होती है, तो उसको अपने अकॉर्डिंगली टर्म प्लान बाय करना चाहिए। राइट राइट। मतलब किसी को शॉर्ट टर्म लेना है शॉर्ट टर्म ले, लॉन्ग टर्म लेना है लॉन्ग टर्म ले। ओके, तो राहुल भाई हम बढ़ते हैं अपने 9वें मिथ की तरफ। लोगों को ये लगता है कि हर साल टर्म इंश्योरेंस में भी अमाउंट इंक्रीज होता रहता है, लाइक जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ता रहता है, तो ऐसा क्या टर्म इंश्योरेंस में भी होता है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप अपनी पॉलिसी बाय करते हैं, जिस एज पे आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं, उस टाइम पे प्रीमियम फिक्स हो जाता है। जब तक आप पॉलिसी देंगे वो प्रीमियम फिक्स होगा। उसका एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन कंपनी प्रोवाइड करती है जहां पर लिखा होता है कि इतने समय के लिए आपको इतना प्रीमियम देना होगा। वो प्रीमियम आपका लाइफ टाइम, जब भी आप पॉलिसी ड्यूरेशन की बात करें, तो वो इंक्रीज नहीं होता, सेम ही रहता है। सेम ही रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि अगर मैं एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने 25 एज पे पॉलिसी बाय किया, लेट्स से एग्जांपल 1 करोड़ का 15,000 प्रीमियम था, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और दूसरी तरफ अगर आप 35 साल के बंदे को पॉलिसी दे रहे हो 1 करोड़ की, तो वो प्रीमियम कहीं ना कहीं 40,000 होगा। तो आप 25 साल पे 15,000 पे जो दे रहे हो वो फिक्स होगा अपने पॉलिसी ड्यूरेशन के लिए। लेकिन 35 साल का बंदा जब पॉलिसी बाय कर रहा है तो वो अपने पॉलिसी ड्यूरेशन के लिए 40,000 पे कर रहा है। तो ये फिक्स अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर इस कंपैरिजन से आपको ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में अगर मैं बाद में पॉलिसी ले रहा हूँ तो मेरे को कितना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है, इवन डबल से भी ज्यादा। तो यहाँ पर लोगों को ये समझ नहीं आता।
राइट। तो बिल्कुल। ये चीज समझना है कि यहाँ पर आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी आपको प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है, प्रीमियम फिक्स रहता है आपके पॉलिसी ड्यूरेशन तक के लिए। ओके। राइट। तो देखा दोस्तों आपने, तभी हम लोग बोलते हैं कि अर्ली स्टेज पे ही पॉलिसी बाय करनी चाहिए। तो राहुल भाई, 10वां मिथ और आखिरी मिथ हमारा ये था कि लोगों को लगता है कि जो टर्म इंश्योरेंस है वो सिर्फ डेथ बेनिफिट के लिए ही होता है, तो ये कहाँ तक सही है? देखो, ये ज़्यादातर अगर हम बात करें प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी पॉलिसी में राइडर्स एड ऑन भी लेते हैं। ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हो, यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस किसी को प्रॉब्लम हो गया तो उस केस में आपको यहाँ पर लमसम बेनिफिट मिल जाता है, एंड उसके बाद अगर मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है तो उसका डेथ बेनिफिट भी मिलता है। तो यहाँ पर पॉलिसी आपके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो कि पॉलिसी के अंदर डेथ बेनिफिट तो होता ही होता है ऑब्वियसली, और बाकी किस लिए होगा, राइट। तो ये तो होता ही है। इसके अलावा आप एड ऑन कवर लेके अपने एड ऑन बेनिफिट्स भी ले सकते हो, वो आपके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। इवन एक्सीडेंटल राइडर हो गया, प्रीमियम वेवर राइडर हो गया, कोई पर्सन जो एक्सीडेंट में परमानेंट डिसेबल हो गया या टोटल डिसेबल हो गया, तो वो भी इसके अंदर कवर कर दिया जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही काफी अच्छा सारी पॉइंट है। यस, ये काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली गई होगी। आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि टर्म इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके अपना टर्म इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि टर्म इंश्योरेंस के जो 10 मिथ थे आपके लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। लोगों को काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है टर्म इंश्योरेंस बाय करने से पहले। मोस्ट प्रॉब्ली आपको चीजें ध्यान रखनी है कि आपको जब भी टर्म इंश्योरेंस बाय करना है, पहली चीज आप उसको प्रॉपर रिसर्च करें, एक फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी गाइडेंस लें, एंड उसके बाद जब भी आप टर्म इंश्योरेंस बाय करें, कौन सा राइडर लेना है कौन सा नहीं लेना है पहले डिसाइडेड होना चाहिए। एंड उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रॉपरली भरें, जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ ही आपका सारी चीजें इन्फॉर्म होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, और अगर आप कुछ टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर से कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप भी चाहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस बाय करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर प्रीमियम चेक करना चाहते हैं तो वो भी जाके नीचे लिंक पे चेक कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को टर्म इंश्योरेंस के मिथ के क्लियरिटी मिल सके और वो अपने लिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके टर्म इंश्योरेंस को बाय करके। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।